तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इसरो की जो वैकेंसी आई हुई हैं उसका फिटर टेट का दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम हल करेंगे। दोस्तों ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2018 का है और 2018 में 21 अप्रैल 2018 की इसकी तारीख है दोस्तों। और ये आपका 2 बजे हुआ था और 2 बजे से 3:30 बजे तक, मतलब यहाँ पर 1.5 घंटे आपको टाइम मिला था। दोस्तों यहाँ पे प्रश्नों की हम अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 60 थी और मैक्सिमम अंक 180 थे, यानी कि दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का था। दोस्तों हम सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे जो टेक्निकल क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम हल करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन दोस्तों इसके नॉन टेक्निकल के रहने वाले हैं और बाकी के जो 45 क्वेश्चन हैं वो टेक्निकल यहाँ पे रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे टेक्निकल जो क्वेश्चन है उनको सबसे पहले हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं आपके स्टार्ट होते हैं 16 नंबर से। तो दोस्तों यहाँ पे 16वां क्वेश्चन है आपका, दंत के बिना फाइल के व्यापक हिस्से का भाग क्या है। मतलब वह भाग जिस पर दांत नहीं होते, मतलब दांतें नहीं होते हैं, कटिंग टीथ नहीं होते हैं, ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है द पोर्शन ऑफ द ब्रॉड पार्ट ऑफ द फाइल विदाउट टीथ। तो यहाँ पे दोस्तों जो हील होता है वहाँ पे कटिंग टीथ नहीं होते हैं, तो इसका हील एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करें, धातु काट आरी ब्लेड की लंबाई को मापा जाता है, यानी कि जो हेक्सा ब्लेड होती है दोस्तों उसका साइज़ कहाँ से लिया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये निम्मी की जो PDF की बुक है वहीं से दोस्तों ये पूरा पेपर छापा गया है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन की हम बात करें तो ब्लेड के अंत तक, समाप्ति तक। दूसरा है यहाँ पे एक पिन के छेद के केंद्र में से दूसरे पिन के छेद के केंद्र तक। इसके बाद है दांतेदार भाग के एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छेद के अंत से दूसरे छेद के अंत तक। तो दोस्तों यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो दोनों हॉल होते हैं हेक्सा ब्लेड के उसके सेंटर से इसका साइज मापा जाता है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हर एक एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पतली ट्यूब को काटने के लिए सबसे उपयुक्त ब्लेड की पिच है। तो दोस्तों फॉर हेक्साइंग थिन ट्यूबिंग द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ ब्लेड इज। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 0.8 mm है, क्योंकि दोस्तों पतली ट्यूबों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें 19वां क्वेश्चन है, एक फाइल में मध्यम कट है। तो दोस्तों जो मध्यम कट है उसका मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है ये फाइल मध्यम कट किसके अनुसार होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है शेप यानी आकार, कटाई यानी कट, ग्रेड और परिच्छेद। तो दोस्तों जो सेकंड कट है वो ग्रेड के अनुसार वाली फाइल है आपकी। इसके बाद हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेनी कैलिपर को भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपका जो जेनी कैलिपर होता है उसका दूसरा नाम क्या है। तो जेनी कैलिपर को दोस्तों यहाँ पे आउटसाइड कैलिपर नहीं बोलते हैं, इनसाइड कैलिपर नहीं बोलते हैं, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर बोलते हैं दोस्तों। इसको ऑडलैक कैलिपर भी बोलते हैं हम जेनी कैलिपर को, और लंगड़ा कैलिपर भी इसको बोलते हैं। तो इसके 3-4 नाम हैं, तो ये सब आपको याद रखना है, हर्मोफ्रोडाइट, ऑडलैक कैलिपर और लंगड़ा कैलिपर, और जेनी कैलिपर तो है ही इसका नाम। इसके बाद हम बात करें के लिए कोण पट्टिका पर स्लॉट प्रदान की गई है। दोस्तों जो एंगल प्लेट होती है, एंगल प्लेट पे स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है रिड्यूसिंग द वेट, भार को कम करने के लिए। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है एकोमोडेटिंग क्लैंपिंग वॉल्ट्स, और तीसरा है अलाइनिंग द वर्क। चौथा है यहाँ पे हैंगिंग द विथ हुक्स, मतलब हुकों को निलंबित करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। यहाँ पे जो बोल्ट हैं उनको स्थान देने के लिए या लगाने के लिए, जिससे कि जो आपको अच्छे से क्लैंप कर सकें। तो बी वाला जो उत्तर है एकदम करेक्ट होने वाला है आपका। इसके बाद हम बात करें के साथ आमतौर पर मापन में को विभाजनी सेट पर यूज करते हैं। तो 22वां है दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसमें जेनी कैलिपर है, दूसरा है वर्नियर कैलिपर, तीसरा है इस्पात मापनी, चौथा है माइक्रोमीटर। तो दोस्तों जो डिवाइडर्स होते हैं, जिनसे हम कोई भी डायमेंशन को 2 भागों में बांटना है या फिर हमें सर्कल बनाना है, तो उसको हम स्टील रूल के साथ यूज करते हैं।
ध्यान रखना दोस्तों, ये यहाँ जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड लिखी हुई है, थोड़ा आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन बना के समझना पड़ेगा। दोस्तों ये अभी जो वैकेंसी आई हुई हैं फिटर की 20 वैकेंसी हैं। तो ये एग्ज़ाम दोस्तों जहाँ से अभी वैकेंसी निकली है वहीं से का पिछला पेपर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करें बेंच बाइस को समांतर जबड़ा बाइस क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं इसके ऑप्शन को। यह समानांतर पक्ष वाले कृतज्ञ रख सकता है। आई कैन होल्ड द जॉब हैविंग पैरेलल साइड्स। यह कार्यशाला फर्श के समांतर स्थिर की गई है। इट इज़ फिक्स्ड पैरेलल टू शॉप फ्लोर। इसके बाद हम बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो इसके जबड़े की चौड़ाई समानांतर होती है। और चौथा है इसके मूवेबल जबड़े स्थिर जबड़े के समानांतर चलता है। दोस्तों इसका जो डी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। इसका जो मूवेबल जबड़ा है जो फिक्स्ड जॉ के पैरेलल में ये चलता है। इसके बाद हम बात करें 22 क्लैंप का उपयोग के लिए किया जाता है, तो 22 क्लैंप का यहाँ पे सिंपल ये यूज़ पूछ रहा है दोस्तों। 24वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो कठोर जबड़े की रक्षा करने के लिए, दूसरा है प्रोटेक्ट हार्ड जॉ, मतलब पहला था ये। फिर है क्लैंप द वर्क पीस रिजिडली, प्रोटेक्ट द फिनिश्ड सरफेस और प्रिवेंट द मूवेबल जॉ बीइंग फील्ड। तो दोस्तों इसका जो सी वाला उत्तर है एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो फिनिश वर्क होता है, जो सॉफ्ट जो जॉब होते हैं बेंच वाइज के जो जॉ रहते हैं वो बहुत हार्ड रहते हैं, तो इससे फिनिशिंग ख़राब हो जाती है, इसीलिए इनको 22 क्लैंप में पकड़ा जाता है। इसके बाद हम बात करें 25वां क्वेश्चन है धातु ट्यूबों और पाइपों के काट को रखने के लिए निम्नलिखित 22 में से किसका उपयोग किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग सेक्शंस ऑफ मेटल ट्यूब्स एंड पाइप्स। दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा पाइप वाइस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेटल और ट्यूब्स और पाइप्स की बात चल रही है। इसके बाद हम यहाँ पे 26वें क्वेश्चन की बात करें, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मशीन 22 दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में से किसी भी अभिष्ट कोण पर सेट किया जा सकता है। दोस्तों ऐसी कौन सी 22 है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में से किसी से भी, मतलब किसी भी कोण पर उसको सेट किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्लेन वाइस है उसको नहीं किया जा सकता, फिक्स्ड मशीन वाइस को भी नहीं किया जा सकता, स्विवेल वाइस को भी नहीं। यहाँ पे यूनिवर्सल वाइस को दोस्तों कहीं पे भी किसी भी कोण पे सेट किया जा सकता है। सी इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें 27वें का न्यूनतम माप जिसे वर्नियर कैलिपर के साथ सही तरीके से पढ़ा जा सकता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों न्यूनतम माप को हमेशा क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका अगर न्यूनतम माप की बात आ जाए या एक्यूरेसी की बात आ जाए तो वहाँ पे लीस्ट काउंट रहता है। तो दोस्तों इसका डी वाला जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे 28वां क्वेश्चन है वर्नियर गहराई गेज का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। तो वर्नियर जो डेप्थ गेज है दोस्तों उसका जो यूज़ है क्या रहता है, एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए नहीं किया जाता है। दूसरा है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे जो बी वाला उत्तर है एकदम सही है। छेद, खांचा, स्लॉट और सोपान के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे 29वां माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप में मदद करता है। रैचेट स्टॉप का दोस्तों कार्य क्या होता है आप सभी को पता होगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें लॉक द स्पेंडल, दूसरा है शून्य त्रुटि को समायोजित करने के लिए, इसके बाद है दाब नियंत्रण करने के लिए, चौथा है कृतज्ञ धारण करने के लिए। तो दोस्तों ये प्रेशर को एक समान रेगुलेट करता है, कंट्रोल द प्रेशर रैचेट स्टॉप का वर्क होता है दोस्तों। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। इसके बाद माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का अर्थ क्या है। तो माइक्रोमीटर में दोस्तों जो त्रुटि होती है वो शून्य त्रुटि कहलाती है। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है ये यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है माइक्रोमीटर सत्य है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है थिम्बल पर शून्य चिन्ह दिखाई दे रहा है। तीसरा है यहाँ पे ऑप्शन थिम्बल पर जीरो और स्लीप पर निर्देश रेखा संपाती नहीं है जबकि मापन फलक संपर्क में है। दोस्तों यहाँ पे ये लोग ये कह रहे हैं तीसरे ऑप्शन में कि जो थिम्बल रहता है इस पे जीरो और स्लीप पर जो रेखाएं रहती हैं वो एक साथ नहीं है, मतलब कुछ आगे पीछे हैं, और जो मेजरिंग फेस है यानी कि एनविल और स्पिंडल का वो दोनों आपस में संपर्क में है, मतलब कांटेक्ट में, फिर भी वो लाइनें एक समान नहीं है, मतलब एक रेखा में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे इसी वाला ऑप्शन एकदम सही है। जीरो एरर में यही होता है कि जो स्लीव की
जो वो रहती है जीरो, और थिम्बल की जो जीरो रहती है वो एक समान रेखा में नहीं रहती हैं। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है, बाह्य व्यास की संकेंद्रता की जांच के लिए निम्नलिखित में उपकरणों में से कौन सा उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें संकेंद्रता की बात चल रही है, यानी कि जो कॉन्सेंट्रिसिटी होती है, तो इसके लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज किया जाता है। इसके बाद केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य में आकार निर्धारित सीमाओं के अंदर है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा केवल घटकों की जांच करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 32वां क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन की बात चल रही है, बड़े पैमाने पर उत्पादन। तो बड़े पैमाने पे जब हम जॉब की मेजरिंग करते हैं तो वो गेजेस के माध्यम से करते हैं दोस्तों। इसके बाद सीमा गेज में नो गो रेखा के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे नो गो जो साइज है उसका कितना साइज रहता है। दोस्तों नो गो जो साइज रहता है उसका मैक्सिमम परमिशन डायमेंशन के बराबर रहता है, जो हाई लिमिट रहती है उसके बराबर रहता है। इसके बाद 34वां क्वेश्चन है, इन द ड्रिल द कॉन्सेप्ट एंड विच डज द कटिंग इज कॉल्ड। बर्मा में शंकु के आकार का सिरा जो कर्तन करता है उसको कहा जाता है। और दोस्तों उसको पॉइंट कहा जाता है। आपने देखा होगा सबसे लास्ट में जो कटिंग करता है वो पॉइंट रहता है। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेपर शंख बर्मा का हिस्सा है जो बर्मा मशीन तुर्कू की स्लॉट में फिट बैठता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द टेपर शंख ड्रिल विच फिट्स इनटू द स्लॉट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन स्पेंडल। तो दोस्तों यहाँ पे जो 35वां क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन है आपका बॉडी है, दूसरा टैंक है, तीसरा यहाँ पे शंख है, और चौथा यहाँ पे दोस्तों आपका लैंड है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो शंख है इसका एकदम करेक्ट आंसर है। 36वां क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोजन के लिए बर्मा का बिंदु कोण होता है। दोस्तों 118 डिग्री होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बर्मा मशीन यानी कि लेथ मशीन में तुर्कू की नासका से टेपर शंख औजार को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बेज की तरह औजार को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये सब निम्मी के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये बेज लाइक टूल यूज फॉर रिमूविंग द टेपर शंख टूल्स फ्रॉम द नोज ऑफ द ड्रिलिंग मशीन स्पेंडल इज कॉल्ड। दोस्तों जो इस ड्रिल मशीन का स्पेंडल होता है उससे ड्रिल चक या फिर ड्रिल को निकालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो हमें ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज़ करते हैं हम। ड्रिल ड्रिफ्ट इसका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करें, एक पूर्ण परिक्रमण में कृतक पर एक बर्मा द्वारा तय की गई अग्रता की दूरी को क्या कहा जाता है। द डिस्टेंस इज अ ड्रिल एडवांस इनटू द जॉब इन अ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज नोन। मतलब ड्रिल जब घूमता है दोस्तों तो एक चक्कर में मतलब जितनी दूरी वो तय करता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 38 का फीड आंसर है, क्योंकि प्रत्येक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा उसको हम फीड बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें 39 का, स्थानिक फलकन के लिए किया जाता है। स्पॉट फिशिंग किस लिए किया जाता है दोस्तों, तो स्पॉट फिशिंग का यूज़ दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है मेक सरफेस फ्लैट सो दैट द वॉल्ट हेड कैन टेक प्रॉपर सीट ऑन द सरफेस। मतलब पृष्ठ को सपाट बनाएं और ताकि पृष्ठ पर बोल्ट शीर्ष उचित तरीके से उसमें बैठ सके। इसके बाद बर्मा छिद्र को सुप्रसिद्ध गिव फिनिश टू द ड्रिल होल्ड और मौजूदा छिद्र को बढ़ाने के लिए। इसके बाद है प्रोड्यूस थ्रेड ऑन द होल। दोस्तों पहला वाला उत्तर एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे बोल्ट की बात चल रही है। बोल्ट के हेड को बिठाने के लिए, सरफेस के अंदर बिठाने के लिए इसका यूज किया जाता है स्पॉट फिशिंग का। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन औजार छिद्र को यथार्थ संपूर्ति बढ़ाने हेतु उपयोग करते हैं। इंग्लिश में हम देंगे विच अमंग द फॉलोइंग कटिंग टूल इज यूज्ड टू फिनिश एंड एनलार्ज ए हॉल एक्यूरेटली। दोस्तों यहाँ पे जो हॉल है उसका मतलब साइज बढ़ाने के लिए और एक्यूरेसी में फिनिश करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है आपका, पहला है ड्रिल से तो खुरदरा छेद होता है। दूसरा टैप का यूज चूड़ियाँ काटने के लिए होता है। इसके बाद है काउंटर बोर का दोस्तों यूज हॉल जब छोटा रहता है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों रीमर का यूज़ किया जाता है। रीमर का जो यूज़ है हॉल को इनलार्ज करने के लिए और एक्यूरेसी में फिनिश करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करें 41 क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा अक्ष के समानांतर मापन में आसन्न चूड़ी के एक चूड़ी के बिंदु से संगत दूरी तक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट वन थ्रेड टू ए करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट थ्रेड मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस। तो 41 में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है और पहला ऑप्शन है इसमें अग्रता, दूसरा है यहाँ पे फ्लैंक, तीसरा है रूट और चौथा है दोस्तों यहाँ पे पिच। तो दोस्तों ये जो पिच है एकदम करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद हम बात करें निम्नलिखित में से किस मशीन ऑपरेशन एक छिद्र या पृष्ठ के माध्यम से एक औजार को धकेला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग मशीनरी ऑपरेशन इज टूल पुश और पुल्ड थ्रू ए हॉल और सरफेस। दोस्तों यहाँ पे ऐसा टूल जिसके द्वारा उसको खींच के या धक्का देके ऑपरेशन किया जाता है तो उस क्रिया को दोस्तों ब्रोचिंग बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ब्रोचिंग इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम 43 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 43 पे आपका निम्नलिखित गुणों में से कौन सा अपघर्षण को प्रतिरोधी देता है, यानी कि दोस्तों विच वन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन टफनेस है, तन्यता है, आघातजन्यता। दोस्तों यहाँ पे कठोरता है, क्योंकि कठोरता ही दोस्तों अपघर्षण का प्रतिरोध करता है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करें 44 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये तार और केबल निर्माण के लिए आवश्यक धातु का गुणधर्म क्या है, वह कौन सा गुणधर्म है धातु का जिससे तारें बनाई जा सकती हैं, मतलब वायर बनाई जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे तन्यता वो गुण होता है मेटल में जिसके द्वारा धातु की हम पतली मतलब तारें और केबल बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 45वां क्वेश्चन है का एक मिश्र धातु का अंश है। दोस्तों जो ब्रॉन्ज होता है वो किस मटेरियल का बना रहता है। दोस्तों यहाँ पे कॉपर और जिंक का, तो आप जानते हो कि जो ब्रास है वो बनता है कॉपर और जिंक का, और कॉपर एल्यूमिनियम का नहीं बनता है ब्रॉन्ज। कॉपर और लेड का नहीं होता, कॉपर और टिन का होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ब्रास का अगर कोई पूछ रहा है तो कॉपर और जिंक आपको आंसर लगाना है, और यहाँ पे ब्रॉन्ज का पूछ रहा है तो कॉपर और टिन इसका आंसर देना है। इसके बाद हम बात करें से जस्तेदार लोहा लेपित होता है, मतलब गैल्वेनाइज जो आयरन होता है इसमें किसका लेप चढ़ाया जाता है, मतलब मेटल जो रहता है जिसके ऊपर गैल्वेनाइजिंग की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जीआई सीट हम जिसको बोलते हैं, तो जीआई की परत चढ़ाई जाती है। अनिलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों जो एनीलिंग जो होती है, एनीलिंग का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी, यांत्रिकरण में सुधार करना इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 48वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अलग व्यास के दो पाइपों को एक साथ जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों दो साइज़ के कोई पाइप होंगे उनको जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे रिड्यूसर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रिड्यूसर का एक सिरा में छोटा साइज़ होता है और दूसरे सिरे में बड़ा साइज़ होता है। इससे दो पाइप आसानी से जोड़े जा सकते हैं कम और ज़्यादा साइज़ के। अब दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं 49 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग आमतौर पर जीआई पाइपों पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। मतलब जीआई के जो पाइप होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन के जो पाइप होते हैं, उस पर हम चूड़ी जनरलतः किस से काटते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो चूड़ी है आपका डाई स्टॉक, और डाई से हम यहाँ पे चूड़ी उस पर काटते हैं। दोस्तों बी उत्तर इसका एकदम करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें 50वां क्वेश्चन है आपका, अनिवर्ती वाल्व जल आपूर्ति या अपवाह लाइन में प्रवाह की अनुमति से देते हैं। नॉन रिटर्न वाल्व जो रहता है एनआरवी, अलाउ फ्लो इन वाटर सप्लाई और ड्रेनेज लाइन। तो दोस्तों जो एनआरवी वाल्व होता है वो सप्लाई मतलब वाटर सप्लाई और ड्रेनेज लाइन में। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 वे, दूसरा है द्विमार्ग मतलब 2 वे, तीसरा है मल्टीपल वे, चौथा है 3 वे। तो दोस्तों ये आपका एक मार्ग के लिए ही, मतलब यहाँ पे 1 वे ही इसमें रहता है वाटर को फ्लो करने के लिए। इसके बाद के लिए सामान्यतः अंतर परिवर्तनीयता लागू होता है, मतलब इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर, मतलब इंटरचेंजेबिलिटी कहाँ पर अप्लाइड होती है। 51 है दोस्तों, पहला है पुर्जों की मरम्मत के लिए, दूसरा है मास प्रोडक्शन के लिए, तीसरा है सिंपल पीस प्रोडक्शन के लिए, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पे सी वाला उत्तर एकदम करेक्ट है आपका, मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजेबिलिटी का यूज होता है।
इसके बाद हम बात करें दोस्तों 50वां क्वेश्चन है 52 वाला, एक घटक के विमा के मापित आकार को कहा जाता है। द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन इज अ कंपोनेंट इज कॉल्ड। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है नॉमिनल साइज, दूसरा है एक्चुअल साइज, तीसरा है यहाँ पे बेसिक साइज और चौथा है यहाँ पे आपका डी यानी कि अलाउड साइज। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम किसी जॉब को मापते हैं तो यहाँ पे हमें वास्तविक साइज मिलता है। तो यहाँ पे जो वास्तविक साइज जिसको एक्चुअल साइज हम बोलते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करें 53वां क्वेश्चन है दोस्तों, हम नज़दीक हैं एकदम। इसमें केवल 60 क्वेश्चन हैं। जब एक भुजा के मूल विमा में सहिष्णुता दी जाती है तो इसे कहा जाता है। जब एक भुजा के मूल भाग में सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस दी जाती है, व्हेन टॉलरेंस इज गिवन ऑन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन। दोस्तों जब एक साइड टॉलरेंस दी जाती है तो उसको यूनिलैटरल कहते हैं, और दोनों साइड जब टॉलरेंस दिया जाता है तो उसको बाईलैटरल बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 53 का जो आंसर है एकदम सही है, यूनिलैटरल जो सी ऑप्शन है एकदम सही है दोस्तों। अगर दोनों तरफ की बात चलती तो उसको यहाँ पे बाईलैटरल हम बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें निम्नलिखित में से कौन से नट का उपयोग दस्ती बाइस में उपयोग किया जाता है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग नट इज यूज्ड फॉर हैंड वाइस। तो दोस्तों हैंड वाइस में कौन सा नट उपयोग किया जाता है, थंब नट, विंग नट, हेक्सागोनल नट, चेक नट। तो दोस्तों यहाँ पे 54 में आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही है, जो विंग नट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद स्प्रिंग बासर का इस्तेमाल नटों के अंदर को रोकने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो स्प्रिंग बासर होती है उसका यूज क्या है, बोल्ट को नुकसान, ये गलत है दोस्तों। दूसरा है नुकसान, नट को नुकसान। तीसरा है डैमेज ऑफ द जॉब। चौथा है दोस्तों कंपन के कारण नट को ढीलापन। तो दोस्तों इसका जो डी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, क्योंकि स्प्रिंग जो वासर होता है वो जब कंपन होता है तो कंपन को मतलब ऑब्जॉर्व कर लेता है और नट को ढीला नहीं होने देता है दोस्तों। तो इसीलिए यही इसका मेन उपयोग रहता है। इसके बाद दोस्तों हम 56 पे आ गए हैं। किस प्रकार के गियर में घूर्णन अक्ष के समानांतर दांता कटा रहता है। दोस्तों यहाँ पे गियर का नाम पूछ रहे हैं, किस गियर में जो है कि दांते एकदम घूर्णन अक्ष के समानांतर कटे रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्पर गियर होते हैं इसमें एकदम समानांतर दांते होते हैं। इसके बाद हम बात करें जिग और स्थायिक उत्पादन की युक्तियाँ हैं जो अनुलिपि अवयवों को यथार्थ से निर्मित करते हैं। जिग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिग्स एंड फिक्सर आर द प्रोडक्शन डिवाइस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर डुप्लीकेट्स पार्ट्स एक्यूरेटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्टिव ऑफ जिग। मतलब जिग का दरअसल यहाँ पे कार्य पूछ रहे हैं ये लोग कि जिग का कार्य क्या रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों इट होल्ड्स द टूल। दूसरा है यहाँ पे इट लोकेट द टूल एंड द वर्क पीस। इसके बाद यहाँ पे टूल इट होल्ड्स द वर्क पीस। इसके बाद है इट गाइड द टूल। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है आपका ए वाला ऑप्शन एकदम सही है, इट होल्ड्स द टूल। इसके बाद यहाँ पे 58 है दोस्तों, सेफ्ट का हिस्सा जो बियरिंग में ले जाया जाता है उसे कहा जाता है। द पोर्शन ऑफ द शाफ्ट विच इज द कैरिड इन द बियरिंग इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है केज है, दूसरा है आपका यहाँ पे इनर रेस है, और चौथा है आउटर रेस है, और चौथा है दोस्तों यहाँ पे जनरल, और सी है यहाँ पे आउटर रेस। तो यहाँ पे जो जनरल है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 59वां क्वेश्चन है, आपको एल्यूमिनियम पर चूड़ी काटना है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में से किस शीतलक द्रव का आप उपयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है लॉर्ड ऑयल, दूसरा है केरोसिन, तीसरा है सोल्यूबल ऑयल, चौथा है यहाँ पे वनस्पति तेल। तो दोस्तों जब एल्यूमिनियम की बात आती है तो यहाँ पे केरोसिन का हम यूज़ करते हैं। अगर कास्ट आयरन की बात करें तो हमें ड्राई एयर या फिर ऐसे सूखा ही इसको हम मतलब चूड़ी काटते हैं। माइल्ड स्टील पर सोल्यूबल ऑयल। तो ऐसे ही दोस्तों एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पे केरोसिन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ने के तरीकों का परिणाम मूल धातु के संलग्न में होता है। दोस्तों यहाँ पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइनिंग मेथड रिजल्ट इन द फ्यूजन ऑफ द पेरेंट मेटल। दोस्तों वह जोड़ने की कौन सी प्रक्रिया है जिसमें मतलब जो मूल धातु रहती है और जो जोड़ने वाली धातु रहती है दोनों का आपस में गल जाते हैं और
परमानेंटली वो सेट हो जाते हैं, तो दोस्तों उस क्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। क्योंकि वेल्डिंग में दोस्तों वेल्डिंग रॉड और जो वेल्डिंग की फ्लैट्स जो रहते हैं, प्लेट जो रहती हैं, जिनको जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जाती है, तो दोनों आपस में फ्यूजन हो जाता है, यानी कि गल जाता है, तो दोनों आपस में सेट हो जाता है, तो इस क्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ITI से रिलेटेड जितनी भी सरकारी नौकरी हैं सभी की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।